नमस्कार। हिंदी के पाठशाला यूट्यूब चैनल में आप सबों का स्वागत है और बहुत बहुत धन्यवाद भी, विशेषकर माधुरी को, इसलिए कि अब तक हम लोग बीए सेमेस्टर 2 की परीक्षा से ले करके एमए सेमेस्टर 4 तक की होने वाली परीक्षाओं को ध्यान में रख करके पढ़ रहे थे। अप्रैल के सेकंड वीक से आरंभ हुई परीक्षा मई के सेकंड वीकेंड तक समाप्त हो गई। मैं भी निश्चिंत था और जो पाठ मैं पढ़ाया था वो सारे के सारे पाठ आप के काम आए। मैं भी उसी में जो है मस्त था, इसीलिए आपके समक्ष आने में थोड़ा विलंब भी हुआ। और इसी में माधुरी ने कहा कि सर अब थोड़ा यूजीसी के बारे में भी कुछ बता दीजिए, क्या पढ़ें, क्या क्या पढ़ें और कैसे पढ़ें कि यूजीसी की तैयारी मुकम्मल हो सके, के बारे में कुछ बता दीजिए। तो यूजीसी की आगामी परीक्षा जून में होने वाली है, संभवतः 18 जून को होगी और समय तो कम है, मगर चलिए, कहते हैं ना, वेल बिगन इज हाफ डन। अच्छी शुरुआत जो होती है वो सफलता की गारंटी होती है। तो शुरुआत तो हम लोग कर दें। तो क्या पढ़ें और कैसे पढ़ें, तो कैसे पढ़ें पर एक वीडियो मैं कल डालूंगा। उसको सकारात्मक अध्ययन कैसे करें, यानी कि कम समय में अपने पास तथ्यों का अधिकतम संग्रह कैसे कर सकते हैं, उस पर कल मैं वीडियो डालूंगा। सकारात्मक अध्ययन कल या परसों जरूर डाल दूंगा। मगर क्या पढ़ें, तो पढ़ने जब लगेंगे हम लोग तो उस पर हम लोग विचार करेंगे। तो सबसे पहले थोड़ा यूजीसी के बारे में हम लोग जान लेंगे। तो यूजीसी भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय, पहले मानव संसाधन मंत्रालय कहलाता था, के अंतर्गत उच्च अध्ययन और शोध कार्य में छात्रों को प्रेरित करने के लिए और उच्च अध्ययन केंद्रों में प्राध्यापकों की नियुक्ति के लिए प्रतिवर्ष साल में 2 परीक्षाएं आयोजित करती है, एक जून में और दूसरी परीक्षा दिसंबर में। परीक्षा के लिए फॉर्म भरने की प्रक्रिया अगर जून वाली परीक्षा है तो उसके लिए अप्रैल से ही शुरू हो जाती है और दिसंबर में होने वाली परीक्षा में फॉर्म अप्लाई करने की प्रक्रिया सितंबर के लास्ट या अक्टूबर के सेकंड वीक तक आरंभ हो जाती है। और यह परीक्षा 2018 से इसमें परिवर्तन आया है। यद्यपि उसके पहले इस परीक्षा का पैटर्न कुछ भिन्न था। तो दोनों पर पुराना वाला अनुभव भी शेयर करूंगा और नए के अनुसार ही हम लोग चलेंगे। तो यूजीसी
जो परीक्षा आयोजित करती है उस परीक्षा का नाम है नीट। पूरा इसका फुल फॉर्म होगा नेशनल लेवल एलिजिबिलिटी टेस्ट, इसमें एल साइलेंट है, यानी और हिंदी में राष्ट्रीय पात्रता परीक्षा। और इस परीक्षा को आयोजित कराते हैं एनटीए, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी। और जो इस परीक्षा को क्वालिफाई करते हैं उनको एक प्रमाण पत्र दिया जाता है, मेरे पास है। और उस प्रमाण पत्र पर 2 प्रकार के रिजल्ट या उपाधि या परिणाम अंकित होता है। और लिखा हुआ रहता है JRF यानी कि जूनियर रिसर्च फेलोशिप एंड एलिजिबिलिटी फॉर पुराने वाले में लेक्चरशिप है, मगर अब लेक्चरर का पदनाम बदल दिया गया है, प्रोफेसर कर दिया गया है, तो प्रोफेसरशिप। अब यहाँ पर JRF, और अभी यहीं जान लें कि इस सर्टिफिकेट या इस प्रमाण पत्र की कालावधि कितनी है, तो लाइफ टाइम यानी कि आपका लाइफ टाइम नहीं। वैसे मैं चाहूंगा कि सब शतकवीर बने सिवाय मेरे। तो लाइफ टाइम का मतलब हुआ कि एक लेक्चरर के लिए जो अधिकतम रिटायरमेंट का एज है, कहीं कहीं 62 वर्ष है, कहीं 65 वर्ष है, तो 62 वर्ष और 65 वर्ष की अवस्था तक यह प्रमाण पत्र वैलिड है। और अब इसमें JRF एंड प्रोफेसरशिप का मतलब थोड़ा समझ लिया जाए। तो JRF यानी कि रिसर्च कार्य करने के लिए जो UGC एक तरह से स्कॉलरशिप कहिए या स्टाइपेंड कहिए, देती है। 2 वर्ष तक प्रति माह 31,000 रुपये। हम लोगों के ज़माने में 93 में मैं क्वालिफाई किया था तो 1,800 रुपये था, अब 31,000 हो गया है। तो 2 वर्ष 31,000 रुपये, और उसके बाद तीसरे वर्ष में अगर आप रिसर्च कर रहे हैं, JRF पाने के लिए तो रिसर्च करना ही पड़ेगा। तो 2 वर्ष के बाद आपके द्वारा अब तक किए गए रिसर्च का अध्ययन करने के बाद, उसकी समीक्षा के बाद आपको SRF में प्रमोट किया जाता है, और उस समय आपका स्टाइपेंड 4,000 रुपये बढ़ जाता है, 35,000 हो जाता है। और प्रति वर्ष स्टेशनरी के नाम पर 20,000 रुपये मिलता है। अब किसको JRF मिलेगा? तो उन्हीं को मिलेगा जिसकी जो 30 वर्ष की अवस्था से कम है। जनरल में SC, ST, OBC और फीमेल
और अब आ गए हैं थर्ड जेंडर भी, तो इनको 5 वर्ष का रिलैक्सेशन मिलता है, यानी कि 35 वर्ष की आयु सीमा के अंदर जो हैं, अगर वे इस कंपटीशन को क्रैक करते हैं तो उनको जूनियर रिसर्च फेलोशिप मिलता है। तो कितना अंक पाएंगे तो जेआरएफ मिलेगा? तो सीधी सी बात है कि एक मेरिट लिस्ट तैयार होती है, उस मेरिट लिस्ट के अंतर्गत अगर आयु सीमा अगर रिजर्वेशन कैटेगरी में नहीं है तो 30 वर्ष, रिजर्वेशन की कैटेगरी में है तो 35 वर्ष की अवस्था के अंदर आपको अगर मेरिट लिस्ट में आते हैं तो जेआरएफ एंड एलिजिबिलिटी फॉर लेक्चरशिप का प्रमाण पत्र मिलेगा। अगर जो एज लिमिटेशन है अगर उससे आप ऊपर उसको अगर पार कर गए हैं तो सिर्फ एलिजिबिलिटी फॉर असिस्टेंट प्रोफेसरशिप का प्रमाण पत्र मिलेगा, जिसकी वैलिडिटी बता ही दिया कि लाइफ टाइम है। तो अब इसमें पहले जो है 3 पत्र होते थे मगर सीटिंग 2 ही होती थी। पहले फर्स्ट सीटिंग में ऑब्जेक्टिव होता था, एक जनरल अवेयरनेस से, और दूसरा पेपर जो कि ऑब्जेक्टिव ही होता था आपके सब्जेक्ट से, और दूसरी सीटिंग में जो सब्जेक्टिव होता था डिस्क्रिप्टिव होता था। मगर अब 3 पेपर के जगह पर अब 2 पेपर कर दिया गया है सीधे, कि तीसरा पत्र जो डिस्क्रिप्टिव होता था उसको हटा दिया गया। पूरी तरह से यह परीक्षा ऑब्जेक्टिव यानी कि एमसीक्यू मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस यानी बहुविकल्पीय प्रश्न, वस्तुनिष्ठ प्रश्न है। और यह परीक्षा पूरी तरह से कंप्यूटर बेस्ड परीक्षा है, इसलिए इस परीक्षा को सीबीटी भी कहते हैं। सीबीटी यानी कंप्यूटर बेस्ड टेस्टिंग। तो इसमें 2 पत्र, पहला पत्र टीचिंग एप्टीट्यूड एवं रिसर्च एबिलिटी टेस्ट से संबंधित होता है। तो उस पर हम लोग बाद में बात करेंगे। और उससे 50 प्रश्न होते हैं, प्रत्येक प्रश्न 2 अंक का होता है। और दूसरा पत्र जो होता है वह आपके सब्जेक्ट से होता है, यानी कि हम लोग हिंदी का पढ़ रहे हैं तो हिंदी से होगा। और उसमें 100 क्वेश्चंस होते हैं और प्रत्येक क्वेश्चन 2-2 अंक का होता है। इस तरीके से यह परीक्षा 300 अंकों की होती है। क्वेश्चन की संख्या 150 और समय 3 घंटे यानी कि 180 मिनट। तो 180 मिनट में 150 क्वेश्चंस आपको सॉल्व करना पड़ता है। और प्रत्येक पत्र में पहला पत्र जो होता है वह क्वालिफाइंग है। 35% सामान्यतः, अब उसमें 35% है। 35%
आपको नंबर उसमें लाना है, तभी आपका जो है सेकंड पेपर जांचा जाएगा। अगर उसको क्वालिफाई कर लेते हैं तब सेकंड पेपर की जांच करके एक मेरिट लिस्ट जो है तैयार किया जाएगा और उसी मेरिट लिस्ट के अनुसार आपको जेआरएफ और एलिजिबिलिटी फॉर प्रोफेसरशिप का प्रमाण पत्र दिया जाएगा। अब नए जो पाठ्यक्रम आया है, अब उसमें जो स्टेट लेवल पर पीएचडी के लिए पीआरटी की परीक्षा होती थी, अब एक कट ऑफ मार्क्स तैयार किया जाएगा। उस कट ऑफ मार्क्स से ऊपर आने वाले जिनको प्रमाण पत्र जेआरएफ या प्रोफेसरशिप का प्रमाण पत्र नहीं दिया जाएगा, मगर उनको पीएचडी करने के लिए वो एलिजिबल माने जाएंगे, ऐसी व्यवस्था हुई है। तो अब हम लोग आ जाएं अपने मूल पाठ पर और हिंदी। अब हम लोग हिंदी का सिलेबस थोड़ा जान लें। और आज अभी तो मैं आपके समक्ष रूबरू हो रहा हूं, मगर कल से जब मैं ऑब्जेक्टिव पढ़ाने लगूंगा तो झरोखा दर्शन सुने हैं ना, जहांगीर मुगल बादशाह जहांगीर चलाया था कि प्रतिदिन एक निर्धारित समय पर जो है झरोखे पर आता था और जो है आम जनता उनका दर्शन करती थी। तो वैसे ही अब जो है आगे कंप्यूटर से जो है पढ़ाऊंगा, तो ऐसे साक्षात दर्शन नहीं होंगे। ऐसे इतना हंसूंगा में ये पूरा सिलेबस भी मैं आप लोगों को दे दूंगा पीडीएफ में। तो 10 इकाइयां होती है। पहला जो है यूनिट है हिंदी भाषा और उसका विकास। तो इसमें हम लोगों को हिंदी भाषा का उद्भव और विकास, और उसमें सिर्फ हिंदी भाषा ही नहीं, भारतीय आर्य भाषाओं के बारे में भी जानना होता है संक्षेप में। और भारतीय आर्य भाषा यानी कि संस्कृत से शुरू होती है, तो संस्कृत, प्राकृत, अपभ्रंश, औहट के बारे में भी सूचनात्मक जानकारी लेनी होती है। और उसके बाद हिंदी का जो है विकास क्रम, तो इस पर भी जो है वीडियो तो बनाया ही हूँ कि हिंदी की बोलियाँ, तो उसको भी देख लीजिएगा। और उसके साथ थोड़ा इसमें व्याकरण का भी भाग रहता है, व्याकरण और रचना, व्याकरण का, रचना का नहीं। तो व्याकरण में वाक्य, संधि, समास, कारक आदि से जो है संबंधित जो है कुछ जो है प्रश्न होते हैं। और जो उपसर्ग, प्रत्यय, समास, लिंग, वचन और कारक व्यवस्था से कुछ जो है प्रश्न होते हैं। और लिपि, देवनागरी लिपि, उसके उद्भव और विकास से, और राजभाषा यानी और उसकी संवैधानिक स्थिति से प्रश्न पूछे जाते हैं। ध्यान रहेगा, सभी ऑब्जेक्टिव होते हैं। वैसे दूसरी इकाई है हिंदी साहित्य का इतिहास एवं गद्य विधाएं। इसमें गद्यों की विधाएं हैं क्या? उपन्यास, कहानी, नाटक, संस्मरण, रिपोर्टाज, आत्मकथा, इससे संबंधित होते हैं। और मुख्य रूप से सफलता में इस इकाई का महत्वपूर्ण स्थान रहता है। और यही नहीं, अगर ये कहा जाए कि अगर इस इकाई की तैयारी आप अगर अच्छी तरह से जो है कर लेते हैं, तो आपकी सफलता की
99% जो है गारंटी बनती है। अब कैसे, आगे हम लोग देख लेंगे। तो इसमें हिंदी साहित्य का इतिहास, यानी कि हिंदी भाषा का आरंभ कब से हुआ, हिंदी साहित्य का आरंभ कब से हुआ, हिंदी साहित्य के लेखन में किनका योगदान रहा, किन किन जो है विधाओं में साहित्य रचा गया, और आदि काल से लेकर के अद्यावधि तक, यानी कि आज तक जो लिखा रचा गया है उसका अध्ययन करेंगे। और अभी तक कह देने से जो है हड़बड़ाना नहीं है, सब जो है समाधान मिलेगा। तो सब जो है पढ़ रहे हैं, इसी का जो है गहराई से अध्ययन करेंगे। और उसके बाद तीसरी इकाई है साहित्य शास्त्र। साहित्य शास्त्र का यानी कि जो है काव्य शास्त्र। तो उसमें भारतीय काव्य शास्त्र और पाश्चात्य काव्य शास्त्र। भारतीय काव्य शास्त्र में काव्य की परिभाषा, काव्य के लक्षण, काव्य के गुण, दोष, प्रयोजन, रस, सिद्धांत, अलंकार, रीति, वीरति, गुण, इस सब शब्द शक्ति के बारे में जो है जानना होता है। और पाश्चात्य काव्य शास्त्र के अंतर्गत प्लेटो, अरस्तु, कॉलरिज, लॉन्जाइनस, वर्ड्सवर्थ, कॉलरिज, एलियट, रिचर्ड्स के बारे में जानना होता है, उनके दर्शन और उनके सिद्धांतों को जानना होता है। उसके बाद जो है चौथी इकाई है वैचारिक पृष्ठभूमि। इसमें भारत में जो है जो स्वाधीनता आंदोलन चला, उस स्वाधीनता आंदोलन के दौरान हिंदी का विकास कैसे हुआ, हिंदी की स्थिति क्या रही, और उस आंदोलन में किन किन लोगों ने योगदान दिया, और देश में जो है स्वाधीनता आंदोलन हुआ, और उस आंदोलन में हिंदी ने क्या भूमिका निभाई, और भूमिका निभाने वाले कौन हैं, कौन कौन से लोग हैं। तो भारतेंदु हरिश्चंद्र द्विवेदी जी, गांधी जी, लोहिया, अंबेडकर, मार्क्स के जो है सिद्धांतों ने भी जो है भूमिका निभाई। और उसके अंतर्गत जो अस्मितावादी लेखन हुआ या अस्मितावाद जो पनपा, उस पर विचार कर लेंगे। दलित विमर्श, स्त्री विमर्श, आदिवासी विमर्श, अल्पसंख्यक विमर्श, और अब नया आ गया है किन्नर विमर्श। तो इस पर विचार करना होता है। उसके बाद जो है पांचवी इकाई है हिंदी कविता। इसमें पृथ्वीराज रासो से शुरू करके जितने जो है हिंदी साहित्य के इतिहास के अंतर्गत कवि, उपन्यासकार, रचना, नाटककार का जिक्र है हिंदी साहित्य के इतिहास में, उस पर हम लोगों को अध्ययन करना है। तो ये सभी जो हैं, अगर इन लोगों पर जो है ध्यान देंगे तो इन सब का जो है विवरण हिंदी साहित्य का इतिहास में उपलब्ध है। वैसे ही चौथी इकाई भी हिंदी साहित्य का इतिहास एवं गद्य विधा के अंतर्गत ही समाहित है। अगर इसी पर जो है इसको गहराई में से अगर जो है पढ़ ले तो इसकी तैयारी हो जाती है। वैसे ही हिंदी उपन्यास, अगली इकाई छठी इकाई है हिंदी उपन्यास। तो इसमें पहला उपन्यास तो गौरी दत्त व्यास का जो है, गौरी दत्त का जो है माना जाता है कि देवरानी जेठानी की कहानी। उसके बाद लाला श्रीनिवास दास की परीक्षा गुरु। उसके बाद गोदान शेखर एक जीवनी, बाण भट्ट, महिला अंचल, झूठा सच, धरती धन अपना, इस पर जो है देखना होता है। तो यह भी हम लोग इसके अंतर्गत जो है पढ़ेंगे और पढ़ लेंगे। वैसे ही हिंदी कहानी, तो पहली हिंदी कहानी बंग महिला राजेंद्र यानी कि राजेंद्र बाला घोष की दुलाई वाली, माधव सप्रे के टोकरी भर माटी से लेकर के प्रेमचंद राजा राधिका रमण सिंह गे कमलेश्वर तक की है, और निर्मल वर्मा तक की कहानियों का हम लोग अध्ययन करेंगे। और उसके बाद और इसमें जो है कुल मिलाकर के जो है 17 कहानीकारों की 19 कहानियाँ
पढ़नी है। और 5वीं इकाई में 22 रचनाकारों के बारे में पढ़ना है, छूट गया था। और उपन्यास में 13 उपन्यासों की जानकारी हम लोगों को ग्रहण करनी है। और 8वीं इकाई में हिंदी नाटक, यह भी उसके अंतर्गत आएगा। हिंदी नाटक में अंधेर नगरी से शुरू करके मनु भंडारी के महाभोज तक के 10 नाटकों का हम लोगों को अध्ययन करना है। महाभोज तो जो है उपन्यास। 8वीं इकाई है हिंदी नाटक। इसमें भारतेंदु हरिश्चंद्र के अंधेर नगरी से आरंभ करते हैं और भारत दुर्दशा, सिंदूर की होली, बकरी जैसे जो है 10 नाटकों के बारे में हम लोगों को पढ़ना है। फिर वैसे ही जो है 9वीं इकाई है हिंदी निबंध। हिंदी निबंध में जो है भारतेंदु के निबंध से शुरू करके नामवर सिंह के संस्कृति और सौंदर्य जो लेटेस्ट माने यही है कि कुल मिलाकर के 10 निबंधों के बारे में हम लोगों को जानना है। और 10वीं इकाई में आत्मकथा, जीवनी तथा अन्य विधाएं हैं। तो इसमें 14 विधाओं के विभिन्न ग्रंथों का अध्ययन करना होता है। तो यही कुल मिलाकर के सिलेबस है। और बताया कि अब आगे हम लोग ऑब्जेक्टिव का अध्ययन, ऑब्जेक्टिव बनाएंगे, अभ्यास करेंगे। और एक तरह से लगभग 1500 तो प्रश्न बना दिया हूं मैं। 5000 के आसपास जो है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएंगे। अब क्या रहा कि क्या क्या पढ़ें, तो इस संदर्भ में तो मैं ये कहूँगा कि अभी आपके पास जो भी किताब है, शर्त ये है कि वह गेस पेपर और पासपोर्ट न हो, रेफरेंस बुक हो। उसको 1 से अधिक बार पढ़ जाइए। और विशेष आग्रह है कि किताब का नाम भी बताया जाए तो सबसे पहले तो जो बिहार के हैं वे इस किताब को खरीद लें। देखिए कितनी जो है पतली किताब है, 104 पेज की है। इसको 4-5 बार जो है पढ़ जाइएगा। और उसके बाद एक किताब तो आपको पढ़नी ही होगी और उसे वह आपके पास होनी भी चाहिए। आचार्य रामचंद्र शुक्ल की हिंदी साहित्य का इतिहास। यद्यपि उस किताब को पढ़ने के लिए बड़े ही जो है धैर्य की जो है ज़रूरत पड़ती है, मगर सफलता के लिए अगर आपको JRF लेना है तो रामचंद्र शुक्ल वाले हिंदी साहित्य का इतिहास आपको पढ़ना ही होगा। बीमारी ठीक करने के लिए कड़वी दवाई लेनी ही पड़ती है। माथा ठनकेगा, ऊपर ही ऊपर जो है जाएगा शुरुआत में, मगर शुक्ल जी जहाँ तत्सम निष्ठ हैं वे बड़ा हंसाते भी हैं। तो जो अब अगर रम जाइएगा तो वह अच्छा लगेगा। और उसको जो है पढ़ना है, पूरा पढ़ना है, यहाँ तक कि शुरू से ले करके आखिरी तक जो बिब्लियोग्राफी जो दिए हुए हैं उसको भी जो है पढ़ जाइएगा। और उसमें जितने रचनाकारों का उन्होंने नाम लिया है और उनकी रचनाओं का उल्लेख किया है उसको भी आप लोग नोट कर लीजिएगा और उसको बार बार जो है देखिएगा। और एक गाइड
भी अगर जो है चाहिए तो अभी तक जो है मैं जो देखा हूँ गाइड, उसमें से यह गाइड जो है अपने आप में मुकम्मल है यह, और इसमें मेरा भी कुछ जो है अंशदान है। यह मेरे ही मित्र डॉक्टर विवेक शंकर का लिखा हुआ है और राजस्थान हिंदी ग्रंथ अकादमी से यह प्रकाशित है, तो इसको जो है मंगवा सकते हैं। बहुत ही, यानी कि और भी पुस्तकें हैं जैसे कि टंडन की है, पुनीत राय की है, तो वो जो है ऑब्जेक्टिव ही चले हैं, मगर इसकी खासियत ये है कि यह ऑब्जेक्टिव में यानी कि सिर्फ फैक्ट्स या फैक्चुअल भी है, कॉन्सेप्चुअल भी है, यानी कि इसमें सिर्फ एमसीक्यू नहीं है। अन्य पुस्तकों में एमसीक्यू है, यानी कि बहुविकल्पीय, यानी कि सिर्फ अभ्यास वाला है। तो ये अभ्यास के साथ जो है अध्ययन भी इसमें करना है, तो इसको ले सकते हैं। वैसे अगर मैं पूरा अगर पढ़ा दूंगा तो इसकी भी जो है आवश्यकता नहीं पड़ेगी। आप चाहें तो अभी मंगा लेंगे तो सुविधा ही रहेगी कि एक चैप्टर जहां मैं पढ़ा रहा हूं उसके पहले अगर आप पढ़ लेंगे तो आपको थोड़ा आपको सुविधा भी होगी और अपडेट रहेंगे। तो बस इतना भर, और अब कल से हम लोग वहीं जो है झरोखा दर्शन करेंगे, ऑब्जेक्टिव का अभ्यास करेंगे।